तो आज कुछ HTML की रिवीजन भी करेंगे और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें जो कि हमने स्टार्टिंग में स्किप की थी। वो क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि वेबसाइट को किस तरह से आप रैंक कर सकते हो, किस तरह से आप उसका स्ट्रक्चर सेट कर सकते हो। SEO वगैरह का पता है किसी को? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। मीन्स के आप अपनी कोई वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हो कि वो नेम, मैं अब उस वेबसाइट का नाम लिखूं जैसे ही तो वो गूगल पे टॉप पे मिले मुझे वेबसाइट। ठीक है, अगर मैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च करना चाह रहा हूँ, ई कॉमर्स में लिखूँगा वेबसाइट, तो जो टॉप पे वेबसाइट आएगी सबसे, खैर ये तो मुझे डिज़ाइनिंग दिखा रहा है, लेट्स से कि मुझे कुछ बाय करना है। अभी सबसे ऊपर मैं कॉफ़ी या कुछ भी मैं वर्ड लिख रहा हूँ तो मुझे सबसे ऊपर मोस्टली विकीपीडिया भी मिलती है। बहुत सी वेबसाइट्स में एक वेबसाइट है। तो ये किस तरह से मिलता है? एसईओ अगर आपकी वेबसाइट की अच्छी होगी ना तो वो सबसे टॉप पे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। अब एसईओ को अच्छा रखने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हम एक चीज़ तो देख चुके हैं जिसको बोलते हैं सेमेंटिक टैग्स। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर सेमेंटिक टैग्स अच्छे यूज़ करोगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक रैंक होगी। तो वो चीज़ हमने सीख ली किस तरह से सेमेंटिक टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब उसके अलावा कुछ HTML के टैग्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं एक्चुअल में ये फर्स्ट टॉपिक होना था, लेकिन ये इसलिए नहीं बताया मैंने स्टार्ट में क्योंकि ये चीज़ जो हम करते हैं हेड वगैरह में वो हमें वेबसाइट के ऊपर नज़र नहीं आती। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। तो बेसिक स्ट्रक्चर बट हमने बहुत डीप में देखा था जिसके अंदर हमने ओपन टैग को, क्लोज टैग को देखा था, पेरेंट एंड चाइल्ड के रिलेशन को समझा था, किस तरह से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, रैपिंग करते हो टैग्स की, अलग अलग टैग्स यूज़ करे थे। तो वो सब कुछ आती है बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर। फिर मेटा टैग्स होते हैं जो कि एसईओ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपको ये टैग्स पता है आप अच्छी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हो। आपकी वेबसाइट्स रैंक होगी तो उसके यूज़र ज़्यादा होंगे। लेट्स से कि अगर आप किसी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट की सेल में भी इजाफा होगा। तो हर चीज़ के लिए अच्छा ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है और लाजमी पता होनी चाहिए कैसे होती है। मेटा टैग्स होते हैं। उसी के साथ साथ स्क्रिप्ट टैग मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर क्योंकि हमने इसको यूज़ करके नहीं देखा था, तो आज यूज़ करके भी देख लेंगे और साथ के साथ कोड भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, बिल्ड अ कंप्लीट और वैलिड HTML डॉक्यूमेंट, तो वो आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है और इसमें नीचे लास्ट में होगा भी, वरना ये ही जो पूरा जो है ना बॉयलर प्लेट होती है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा है बहुत दफ़ा। अब ये VS कोड में भी जैसे ही हम Shift 1 दबा के एंटर करते हैं तो हमें एक बॉयलर प्लेट मिलती है, ये वाली पूरी की पूरी। अब ये बॉयलर प्लेट क्या है बेसिकली, कोई बता सकता है क्या है? HTML का डॉक्यूमेंट है ये। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली जो भी वेबसाइट बनाते हैं ना, हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट एक, और उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? HTML। लेट्स से कि अगर मैंने आपको किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से आपको कोई असाइनमेंट मिला है और उसमें रिक्वायरमेंट है कि आप उसको रिटन में फॉर्म में दोगे, तो आप एक डॉक्यूमेंट लोगे। मीन्स के वो पेपर क्या है? डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर आपने अपना काम सारा लिखा, या लेट्स से कि आपको किसी को ईमेल भेजनी है तो अब ईमेल क्या बन गया? एक डॉक्यूमेंट बन गया। किसी को लेटर भेजना है तो वो लेटर क्या है? एक डॉक्यूमेंट हो गया। उसके अंदर जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो इस लेटर के अंदर रैप हो जाएगा, वो ऐसा डॉक्यूमेंट कहलाएगा, एक लेटर। तो सेम अब वो सारी चीज़ें होती हैं हार्ड, मीन्स के पेपर है, हम उसको फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करें डिजिटल डॉक्यूमेंट की, तो डिजिटल डॉक्यूमेंट जो कि ब्राउज़र के ऊपर होते हैं वो कौन से होते हैं? HTML में ही बनाए जाते हैं। अब इस एक तरीके का समझ लो न्यूज़पेपर होता है HTML हमारा, कि हम इसके ऊपर अपनी न्यूज़ दिखा रहे होते हैं, जो कि हम वही चीज़ अगर करना चाहें पेपर पे तो हम ड्रॉ करके, ड्राइंग्स बना के, या हमारे जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें वो सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में ऐसा फिजिकली मीन्स के पेपर के ऊपर लिखी हुई होती हैं। अगर उसी की आप डिजिटल वर्जन देखना चाहोगे तो आप HTML को देखोगे। HTML उसका डिजिटल वर्जन होता है। तो जब भी हम HTML की बात करते हैं मीन्स कि हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं
और उसके अंदर अपनी सारी जो भी डेटा है, अब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने टैग्स को कलेक्ट करके बना रहे होते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर हम स्कूल लाइफ में देखें तो हमें एक ऐसे लिखना है, तो हमारी कॉपी के अंदर क्या होता था, ऊपर टॉप पे एक हेडर सा बना हुआ होता था, उसमें हम अपनी हेडिंग डालते थे, साइड में डेट लिखते थे, और टॉपिक का नाम वगैरह, जो भी हमें टीचर वगैरह का नाम लिखना है, अपना नेम लिखना है, वो सारी चीज़ें लिखते थे। वो हेड कहलाता था, जो कि आपकी ऐसे का या जो आप लिखने जा रहे हो उसका पार्ट नहीं होता था, बट वो इम्पोर्टेंट होता था। उस हेड के बिना टीचर को पता नहीं चलेगा कि क्या किस टॉपिक के बारे में आपने लिखा है, कौन सी डेट को आपने ये सबमिट कराया कि आपका नाम था XYZ। तो इसी तरह से HTML में हमारे पास जो डॉक टाइप होता है, बेसिकली डॉक टाइप से स्टार्ट करते हैं। अब डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप बताता है कि HTML का वर्जन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ इसका इतना सा काम है। अगर आप टॉप पे ये डॉक टाइप इस तरह से डिफाइन करोगे तो ब्राउज़र को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जैसे ही हमारी HTML रेंडर होगी ना, तो ब्राउज़र को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमारे ब्राउज़र में जो HTML रेंडर हो रही है वो HTML5 वर्जन रेंडर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि HTML के बहुत सारे वर्जन थे, पहले मे बी 1 से ही स्टार्ट हुआ होगा, फिर वो 2 हुआ, फिर 3, फिर 4, तो अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। तो जो, अगर आप इसको बताओगे नहीं, ये चीज़ नहीं बताओगे, तो ब्राउज़र कंफ्यूज होगा कि HTML4 यूज़ किए या HTML5 यूज़ किए। तो कुछ कहीं कहीं एलिमेंट्स में, जो कि हमने स्टार्टिंग में बुक से भी एक चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर वो हमें बताया था कि बुक में कुछ ऐसे टेक्स्ट थे जिसके अंदर, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मीन्स के वो HTML4 वर्जन में थे बट अभी वो 5 वर्जन में नहीं है, या कुछ ऐसे टेक्स्ट जो कि 5 वर्जन में हैं लेकिन 4 वर्जन में नहीं थे। तो अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो HTML ब्राउज़र को 4 कंसीडर कर ले और कोई ऐसा टैग रेंडर करे कि जो 5 वर्जन में था, तो ब्राउज़र कंफ्यूज हो जाएगा और वो सही से उसको रेंडर नहीं कर पाएगा। तो ये टैग लाजमी होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं डॉक टाइप HTML, जो कि हमें वर्जन बता रहा होता है इसका, हमारी HTML का। देन हमारा HTML क्या होता है, ये कौन बताएगा? ये तो सबको पता है, रूट एलिमेंट होता है ये हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्राउज़र को बताया वर्जन। वर्जन बताने के बाद हम रूट एलिमेंट मीन्स के, अब अगर हम एक ट्री की एग्जाम्पल ले लें, अब ट्री में कितनी सारी वो होती हैं, इसकी शाखें जो निकलती हैं, लेकिन सबकी कोई ना कोई एक ही रूट होती है, ठीक है। अब वो एक ही रूट से निकल रहे होते हैं सारे। इसी तरह से आप किसी और एग्जाम्पल ले लें, कहीं ना कहीं आपकी एक रूट होती है, घर बना रहे हो आप, उसका पहले जो है रूट बनाओगे, मीन्स कि उसकी बुनियाद जो बनती है वो बनाओगे। तो बेसिकली सब कुछ जो है वो सबका सब क्या है, HTML रूट है, सबका पेरेंट होता है। यहीं से HTML स्टार्ट होती है, इसके अंदर जितने भी टैग लिखे जाएंगे वो सब HTML के चाइल्ड कहलाते हैं। तो ये हमें पता है ऑलरेडी। अब ये लेंग क्या है? ये है क्या? चले हैं लैंग्वेज है, लेकिन है क्या ये? एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट लेंगे, और इक्वल के बाद जो मैंने कोटेशन में EN लिखा हुआ है, इस ये क्या है जी? वैल्यू है ये, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमें ऑलरेडी पता है, एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, कोई बताएगा? एट्रीब्यूट्स का क्या काम होता है? बहुत दफ़ा बताया मैंने, हम इतनी दिन से यूज़ करते हुए आ रहे हैं एट्रीब्यूट्स। जी। एट्रीब्यूट्स मैंने बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, मींस के आपकी वेबसाइट पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट कोई ना कोई एक काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने विड्थ एट्रीब्यूट पास कर दिया, तो वो आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा ब्राउज़र पे, बल्कि वो विड्थ का इफेक्ट जिस भी एलिमेंट पे आपने लगाया है उस पर आ जाएगा। तो लैंग भी एक एट्रीब्यूट है, इसके अंदर आप लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हो। अगर आप EN लिखोगे तो आपकी वेबसाइट की लैंग्वेज EN हो जाएगी। और लेट से कि अगर आपने यहाँ कुछ और लिख दिया, देन क्या होगा? मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ अगेन, बल्कि बना हुआ है हमारा फ़ोल्डर, तो उसी में ही हम अपना काम करके देखते हैं आज। डी में है। ये मैंने वही पुराना वाला काम किया है, हमेशा वाला, एक फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर मैं फ़ाइल बना रहा हूँ index.html।
और यहाँ पे हमने ये बॉयलर प्लेट लगाई है। तो ये बेसिक जो आता है ना, ये भले काम का नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेबसाइट बनाने में हेल्प नहीं करता लेकिन आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हमने लेंग लिखा है यहाँ पे, लेंग के अंदर ई एन पास किया है, और मैं इसको गो लाइव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ई एन की जगह ए आर लिख देता हूँ। तो अभी मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए अरबिक का सजेशन आ गया ऑलरेडी, तो ए आर बेसिकली अरबिक लैंग्वेज सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिख के मीन्स के अपनी वेबसाइट की डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हो। उसी के लिए एक और टैग होता है डी आई आर, ये होता है डायरेक्शन के लिए एट्रीब्यूट। यहाँ पे आप आर टी एल और एल टी आर कर सकते हो। अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एल टी आर होता है। एल टी आर का मतलब लेफ़्ट टू राइट और आर टी एल का मतलब राइट टू लेफ़्ट। तो अगर मैं डायरेक्शन आर टी एल कर दूंगा तो मेरी वेबसाइट यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स से कि अगर आप अरबिक के लिए बना रहे हो तो, या उर्दू लैंग्वेज के लिए बना रहे हो वेबसाइट को, तो आप इस तरह से यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो HTML की। तो आपकी वेबसाइट यहाँ से उर्दू जहाँ से हम लिखते हैं ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट होगी। अब अगेन अभी तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ही लिखी हुई है, बट ये कि उर्दू सपोर्टेड है ये। तो वो किससे होता है कि लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ करो आप, और आप ये DIR का यूज़ कर लो, उससे हो जाता है। खैर, ये तो एट्रीब्यूट्स थे। उसके बाद हमारा हेड आता है। अब हेड जो है हमारा, हमारे वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है। इंफॉर्मेशन को रखता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि विजिबल नहीं होती। मीन्स के अब इसके अंदर आप क्या क्या बता सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं, ये बेसिकली कुछ, ठीक है। मेटा टैग्स में हमारे पास हेड के अंदर आप कंटेंट पेज इन्फो नॉट विजिबल, मीन्स के आप उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन तो सेव करते हो। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट, ये कोई भी वेबसाइट अगर आप खोलोगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई वेबसाइट की जो है ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही होती है। जैसे कि अगर आप ये यूट्यूब भी खोलोगे सिंपल सा, या लिंक्डइन खोलोगे, तो यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही होती है। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। अब ये वेबसाइट कहाँ से आ रही है, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से सेव की हुई है इन्होंने। अब ये कोई शामिर प्रोफाइल फाइवर की होगी किसी की, तो उसकी यहाँ पे जो है ना टाइटल वगैरह शो हो रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली कहाँ से आ रही होती है, वो हम हेड के अंदर सेट करते हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी इस वेबसाइट का बनाने वाला कौन है, इस वेबसाइट जो बनाता है ऑथर, वो अपना नाम बता सकता है, वो अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बता सकता है। तो वो सारे काम कहाँ होते हैं, हेड के अंदर होते हैं, जो कि वेबसाइट पे नज़र नहीं आते, बट एसईओ में गूगल को हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट को ढूंढने में। ठीक है। दूसरी चीज़ बॉडी का हमें पता है, बॉडी हमारी वेबसाइट का पार्ट होती है। जो भी हम इसमें लिखते हैं वही हमें वेबसाइट पे विजिबल होता है। हेड में हम जो लिखेंगे वो विजिबल नहीं होगा। उसी के साथ साथ मेटा टैग्स में हमारे पास प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया ब्राउज़र और सर्च इंजन वगैरह के लिए ये मेटा टैग्स यूज़ होते हैं। मेटा टैग्स बोलते हैं इनको। मेटा टैग्स, ये सवाल आ सकता है कि लेट्स से कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। तो आपने सिंपल से ऑप्शन पे क्लिक करना है कि मेटा टैग्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज टू दी ब्राउज़र। के मेटा टैग्स हमारे वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसको, ब्राउज़र को और सर्च इंजन को। सर्च इंजन क्या, गूगल का, कि हम कोई यूज़र सर्च करने आ रहा है तो वो आपको आपकी वेबसाइट उस यूज़र को निकाल के दे। तो बेसिकली सर्च इंजन को और ब्राउज़र को मेटा टैग्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में ओवरऑल जो भी है। अब ये सारे कहाँ पे प्लेस होते हैं, हेड के अंदर प्लेस होते हैं। ये बात याद रखनी है। ये भी सवाल आ सकता है कि मेटा टैग कहाँ पे यूज़ होता है, आपने बता देना हेड में। या लेट्स से कि कोई ऐसा टैग पूछ लें कि अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, मेटा टैग्स का क्या इस्तेमाल है। तो लेट्स से कि कैरेक्टर इनकोडिंग, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी वेबसाइट में सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेज एंड सिंबल्स, मीन्स कि अगर आप वेबसाइट के अंदर इंग्लिश के साथ साथ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स या उर्दू के कैरेक्टर्स भी सपोर्ट करवाना चाहते हो, तो आप मेटा चार्ट सेट और उसके अंदर ये UTF-8 लिखोगे। अगर आप UTF-8 नहीं लिखोगे तो कोई कोई लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि जैपनीज़ वगैरह में कोई थोड़े वो होते हैं ना, डांसिंग वाले कैरेक्टर टाइप होते हैं, या कोई दूसरी ले लो अरबिक की, कोई उर्दू टाइप की लैंग्वेज हो गई। तो उस तरह के जो स्पेशल से कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सपोर्ट नहीं होंगे अगर आपकी वेबसाइट में ये नहीं लगा हुआ होगा। इसीलिए ये वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लगा के देता है जब भी हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं। बॉयलर प्लेट में वो हमें हर वो चीज़ लगा के देता है ऑटोमेटिक, जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि हमें आगे चल के हेल्प होगी। तो ये जो मेटा टैग चार्ट सेट UTF काम करता है, वो क्या करता है, क्या करता है ये काम,
सपोर्ट करता है ऑल लैंग्वेजेस को, ठीक है, ऑल लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को, ठीक है, और लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को, बस ऐसे मीन्स के सिंबल्स वगैरह जो होते हैं ना, सिंबल्स होते हैं किसी लैंग्वेज में, कोई दूसरे किसी में डॉलर वगैरह कुछ होता है, वो सब सिंबल्स को अगर सपोर्ट करना है तो हम मेटा चारसेट UTF 8 लिखेंगे तो वो सबको सपोर्ट हो जाएगा, सिंबल्स को और सब लैंग्वेजेस को। उसी के साथ साथ अब हम लोग रेस्पॉन्सिव भी बनाते हैं वेबसाइट को। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है मोबाइल स्क्रीन के लिए भी बनाना, लैपटॉप के लिए भी बनाना, बड़े डेस्कटॉप्स के लिए भी बनाना या टेबलेट्स के लिए भी बनाना, ठीक है। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, मीन्स के मोबाइल फ्रेंडली भी हो, वो डेस्कटॉप फ्रेंडली, हर डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिक। अब वो चीज़ किसकी वजह से पॉसिबल है, वो पॉसिबल तो मेटा की वजह से ही है, लेकिन मेटा के अंदर हम एक नेम एट्रीब्यूट पास करके व्यू पोर्ट लिखते हैं। अब हमें ऑलरेडी व्यू पोर्ट का आइडिया है, क्या है व्यू पोर्ट? हाँ, ये इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं बेसिकली, जो हमारी ब्राउज़र की ये स्पेस होती है जहाँ पे हमारी वेबसाइट लोड होती है, इसको व्यू पोर्ट बोलते हैं। हाइट ऐसे होती है, विड्थ वगैरह हमने सारी यूज़ भी करके देखी है CSS में। तो नेम हमारा हम उसको देते हैं व्यू पोर्ट, और उसके बाद कंटेंट में उसको बताते हैं विड्थ इक्वल है डिवाइस विड्थ के। डिवाइस विड्थ का क्या मतलब है कि जो भी आपकी डिवाइस हो जाए उसके हिसाब से वेबसाइट की विड्थ कर दो। तो इस वजह से हमारी वेबसाइट जो है ना रेस्पॉन्सिव हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो जाती है उसकी। अगर हम ये चीज़ भी नहीं लिखेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको रेस्पॉन्सिव में मसले देगा, भले से आपने CSS की कोई भी प्रॉपर्टी फ्लेक्स रैप किया हुआ है या ग्रिड्स वगैरह सिस्टम यूज़ किया हुआ है, लेकिन आपके पास मसला आएगा। और ये इनिशियली स्केल बताता है कि सबसे कम 1.0 पे इसको स्केल कर लो। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, मीन्स कि आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हो। तो रेस्पॉन्सिव के लिए भी अब देखो ये वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आएगी कहीं भी, लेकिन ये मेटा की वजह से ही ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ नहीं लगाएंगे तो हम अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। सेम चीज़ यहाँ पे, अब ये वेबसाइट पे आपको नज़र नहीं आएगा लिखा हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो बहुत सारे आपको वेबसाइट के कंटेंट में कैरेक्टर्स या सिंबल्स मिसिंग नज़र आएंगे। उसी के साथ साथ अब मैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा था कि हर वेबसाइट की कोई ना कोई डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलती है बेसिकली, लेट्स से कि आपने कोई अपने बारे में वेबसाइट बनाई है, अब आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेटा का टैग यूज़ करोगे। मेटा के अंदर नेम उसको बताओगे डिस्क्रिप्शन, सही है। अभी हमारी ये वेबसाइट है, अब अभी यहाँ पे जो है ना सिर्फ टाइटल शो होता है, डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखूँगा मेटा। मेटा के अंदर मुझे बताना होता है कि पहले मैं इस मेटा को यूज़ किसके लिए करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जब आप नेम एट्रीब्यूट लिखते हो तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, व्यू पोर्ट, डिवाइस विड्थ वगैरह देख रहे हो, सब चीज़ें यहाँ पे आप बता सकते हो। वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। पहले एट्रीब्यूट में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उसके बाद कंटेंट में उसकी वैल्यूज़ आती हैं। अब इसके अंदर जो भी मैं कंटेंट लिख दूंगा वो मेरी वेबसाइट की वैल्यू बन जाएगी। तो जब भी कोई मेरी इस अगर मैं इस वेबसाइट को लाइव कर दूं और कोई भी मेरी इस वेबसाइट को जाके देखेगा तो मुझे ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है वो उसको नज़र आएगी। ठीक है, अभी नज़र नहीं आएगी क्योंकि हम इसको गूगल पे से खोल नहीं सकते, बेसिकली सर्च इंजन के लिए होता है ये। उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है एक, और ये देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ भी है कि हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर पेज। तो जो सर्च इंजन होते हैं, अब आप जो भी हम जो सर्च करते हैं ना, जैसे आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो तो वो सर्च इंजन गूगल का क्या करता है, उस चीज़ को ढूंढता है कि ये जो यूज़र ने कीवर्ड लिखे हैं, जो भी आपने लिखा उसको, लेट्स से कि आपने बोला जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉफ़ी लिखा था, या आप पोर्टफोलियो लिखोगे, आपको वेबसाइट्स के टेम्पलेट चाहिए, आप वेबसाइट टेम्पलेट लिखोगे, तो जो भी आप जो ये क्यूरी लिख रहे हो ना, सर्च इंजन इसको लेके जाता है और इसको सर्च करता है अपने पास। सर्च करने की वजह से अब वो सर्च तो कर रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा होगा ना कि यूज़र को ये चाहिए, तो इक्वल के बाद कोई ऐसी वैल्यू मिले जो कि इससे मैच करती हो। तो वो वैल्यू कैसे मैच करता है, वो हर वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को रीड करता है, जहाँ पे भी उसको वही कीवर्ड मिलते हैं। लेट्स से कि मैं पर्सनल पोर्टफोलियो चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा पर्सनल पोर्टफोलियो, पर्सनल पोर्टफोलियो, ठीक है। मैंने पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखा ना जैसे ही, तो यहाँ से उसने ये दोनों कीवर्ड देखे, पर्सनल पोर्टफोलियो, और वो सबकी वेबसाइट्स को सर्च कर रहा था। तो हमने ये वेबसाइट भी सर्च की हुई है, लेट्स से कि हमने इसको गूगल पे रखा हुआ है वेबसाइट को, तो इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में हमारे पास ये पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखा हुआ है। तो वो बोलेगा कि जो यूज़र चाह रहा है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में है, तो इसको ये वाला भी दे दो, तो वो हमारी वेबसाइट भी उसको एज अ रिजल्ट में दिखा देगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली इस तरह से ये डिस्क्रिप्शंस वगैरह, व्यू पोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं।
ऑथर ऑथर के अंदर हमेशा उसका नेम आता है, जो आप अपना नेम लिखोगे अगर आप बना रहे हो, उसका भी सेम मेटा ही टैग होता है, बट आप नेम लिख के ऑथर को बताते हो कि ये मैंने बनाई है वेबसाइट। तो जब कोई यूज़र सर्च करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये आपकी वेबसाइट है, और यहाँ पे आपका नेम आता है, जो भी आपका नेम है वो लिख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, नेम में ऑथर आता है और कंटेंट में आपका नेम आता है, मैंने उल्टा लिख दिया था उसको। ठीक है, तो मेटा टैग्स इंपॉर्टेंट है बहुत। अब ये तो कुछ चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लेकिन ये कि मोस्टली जो नेसेसरी चीज़ें हैं ना वो यही हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कवर कर लिया ऑल सपोर्ट लैंग्वेजेस को, हमने कवर कर लिया हर स्क्रीन की डिवाइसेस को, हमने कवर कर लिया वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन को, और टाइटल तो आप ऑलरेडी दे ही देते हो, तो जो भी आप टाइटल में चेंज करते हो वो आपको यहाँ पे ऊपर चेंज होके मिल जाता है। तो जिस तरह से ये चेंज होके मिलता है ना, उसी तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन भी मिलती है चेंज होकर। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग आ जाता है। अब स्क्रिप्ट टैग का मैंने बताया आपको जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करने के लिए होता है। लेट्स से कि मैंने एक फ़ाइल बनाई है इधर जावास्क्रिप्ट की। फ़ाइल बनाने का वही सेम तरीका होता है जैसे हम एचटीएमएल की बनाते हैं ना, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट की या सीएसएस की फ़ाइल बनाते हैं। अब आप नाम कुछ भी दे सकते हो, उसके बाद डॉट जेएस लिखते हो तो वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बन जाती है। अब यहाँ पे आप अलर्ट वगैरह में अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं है ना, हम पढ़ रहे हैं, बस हम जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करना सीख रहे हैं। तो अभी अगर हम वेबसाइट पर आएँ तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपको वेबसाइट को कनेक्ट करना है अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में तो आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हो, स्क्रिप्ट एसआरसी। अब एसआरसी क्या है, जिस तरह से हम इमेज के अंदर एसआरसी लगा के पाथ देते हैं ना, सेम हम एसआरसी इसके अंदर स्क्रिप्ट में भी लगा के पाथ देते हैं। तो आप क्या करोगे, सिंपल अपना यूआरएल बताओगे तो आपकी स्क्रिप्ट जो है ना कनेक्ट हो जाएगी, और इस तरह से कुछ आपको जब भी वेबसाइट लोड करोगे आप, तो इस तरह से कुछ हेलो लिखा हुआ आएगा पॉपअप के अंदर, ओके कर दो इसको, ठीक है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट हमारी कनेक्ट हो गई। अब ये मैंने यहाँ क्यों लगाई है, मैं इसको क्योंकि हम मोस्टली जब सीएसएस की फ़ाइल लगाते हैं तो हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह से सीएसएस की फ़ाइल लगाते हैं। तो ये काम आप क्या यहाँ कर सकते हो, चलेगा ये, चल रहा है। तो यहाँ भी लगा सकते हो और बॉडी के एंड में भी लगा सकते हो, दोनों जगह लगा सकते हो। लेकिन रिकमेंड क्या है कि आप बॉडी के एंड में लगाओ, क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है जब आपकी स्क्रिप्ट बढ़ जाती है, थोड़ा कोड ज़्यादा हो जाता है तो वो थोड़ा हैवी कोड होता है, ठीक है। मीन्स के बाय अगर हम HTML से कंपेयर करें तो उसके अंदर फंक्शंस और दूसरी लॉजिक्स वगैरह होती हैं जो कि टाइम लेती हैं लोड होने में। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को पहले रख देंगे ना यहाँ पे बॉडी से, तो क्या होता है कि आपकी जावास्क्रिप्ट पहले लोड होती है, देन आपकी HTML लोड होती है। तो ब्राउज़र को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता आपकी वेबसाइट पे, जब आप कोई वेबसाइट पर आएगा तो हमारी HTML लोड ही नहीं होगी, पहले जावास्क्रिप्ट लोड होने लग जाएगी, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगी, पूरी जावास्क्रिप्ट लोड होगी फिर हमारी HTML लोड होगी। तो इसलिए रिकमेंड तरीका क्या है कि यहाँ पे रखो। तो ये सवाल आ सकता है, इसको याद रखना। देन हमारे पास स्क्रिप्ट ही टैग है। अब ये मैंने बताया हुआ यहाँ पे कि स्मॉल स्क्रिप्ट्स के लिए आप हेड में लगा सकते हो, लेकिन अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो अपनी वेबसाइट की तो आप बॉडी के एंड में लगाओ हमेशा। कोड टेक को भी यूज़ करके देख लेते हैं। लेट्स से कि मैं इसी कोड को कॉपी करके लेके चला जाता हूँ और अपनी H2 के बाद रख देता हूँ हेलो। अब ये जावास्क्रिप्ट की मैं हटा रहा हूँ फाइल, या इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देख रहे हो, अगर आप इस तरह से प्रिंट करना चाहते हो अपनी HTML वगैरह ब्राउज़र में, जैसे कि यहाँ पे पूरा H1 और ये है क्लोज टैग ओपन टैग वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आप इस तरह से कोड ब्लॉक बना के उसके अंदर लिख सकते हो। अब इसको कोई बैकग्राउंड कलर सब कुछ दे सकते हो। अच्छा, ये जो होते हैं ना एंड LTR, ये बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके के इसको बोलते हैं, लेट्स से कि ये वैसे बुक में मेंशन है, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, आ जाएंगे, लेकिन वो आगे चलोगे ना रिकमेंड तरीका नहीं होता, मीन्स के फिर वो ब्राउज़र कंफ्यूज होता है। मैंने आपको बुक दी हुई है, तो आप बुक में जाओगे ना जब, बुक को भी देख लेते हैं कभी कभी।
ये बुक में ना इसलिए नहीं खोलता हूँ, इसमें स्क्रॉल ही करते रहो, कुछ ढूंढना हो ना। वेल हम इसको वैसे ही सर्च करके देख लेते हैं, बहुत देर लग जाएगी ऐसे तो। ये लेकिन बुक में है, आप इसका टॉपिक को बोलते हैं एंटिटीज़, कैरेक्टर एंटिटीज़ बोलते हैं बेसिकली। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे डिफरेंट, अगर आपको कोई आइकन वगैरह प्रिंट करना है, कोई आपको सिंबल प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग होते हैं, इनकी लिस्ट भी मिल जाएगी आपको। जैसे कि अगर आपको ये प्रिंट करना है लेस देन का साइन, तो आप ये लिखोगे तो इसकी ये प्रिंट करके देगा। और अगर आप एंटिटीज़ के सवाल आ सकते हैं, और अगर आप ग्रेटर देन का साइन चाहते हो तो ये लिख लो, या नंबर में लिखना चाहते हो नंबर लिख लो। नेम इसका ये होता है, नंबर ये होता है। इसी तरह से ये आपको ये वाला साइन चाहिए, ये वाला साइन चाहिए। अब इसमें मोस्टली चीज़ आपको मिल जाएंगी, जैसे कि ये कोटेशन, एंड साइन, लेस देन, ग्रेटर साइन। लेकिन जैसे कि ये साइन है येन की, ये करेंसी साइन है। अब आपको ये चाहिए तो आप कीबोर्ड में नहीं लिख सकते ना इसको, तो या तो आप इसको कॉपी करके लाओगे, या फिर इसका कोड आप याद रख लो, एंड येन लिखोगे तो आपको ये करेंसी साइन मिल जाएगा। यूरो लिखना है, एंड यूरो लिखोगे, यूरो आ जाएगा। तो ये एंटिटीज़ कहलाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं ये भी। और आगे चल के जब हम रिएक्ट या नेक्स्ट वगैरह में काम करते हैं तो वो इसमें इशू देता है, अगर आप कोटेशंस वगैरह लगाते हो या स्पेस देते हो तो। खैर आगे की चीज़ें, बट ये क्या एंटिटीज़ ज़रूरी हैं, इसको देख लेना, बुक में मेंशन है, पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको एंटिटीज़ की। और एक प्री टैग होता है, प्री टैग का पता है? प्री टैग, हाँ, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें? स्पेस भी आ जाता है, और अगर कोई कैरेक्टर लिखोगे वो भी आ जाता है। तो प्री टैग बेसिकली होता क्या है? प्री टैग आप या तो ये यूज़ करो, मीन्स कि आप ये अल्ट वगैरह यूज़ करके कुछ करो, या फिर आप प्री टैग लगा के उसके अंदर अपनी प्योर एचटीएमएल लिखना स्टार्ट कर दो, तो आपको सब कुछ रिजर्व, स्पेसिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो किसी का कोई सवाल है? ये हम प्रैक्टिकली इतना काम नहीं करते इन चीज़ों पे। हमेशा जब भी कोई भी आप वेबसाइट बनाओगे ना, तो एक ही दफ़ा आप उसका हेड सेट करोगे। बार बार जैसे हम बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ चेंज कर रहे होते हैं, इस तरह आप हेड में नहीं करोगे। आप हेड एक ही दफ़ा करते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्च इंजन को सही इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक होती है। और उसके लिए प्योरली सारे मेटा टैग्स ही यूज़ होते हैं, आप कोई दूसरे टैग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। अब ये कि क्विज़ में भी इसके सवाल आ सकते हैं, तो ये कि आप अब घर पे से इसकी जो है ना प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस तो इसमें खैर करने की है ही नहीं, बस अब जो अभी वेबसाइट बनाएंगे ना अपने असाइनमेंट लैंडिंग पेज, उसके अंदर ये सारे मेटा टेक्स्ट अपने अच्छे से डिफाइन कर लेना। इसको खाली जब भी बॉयलर प्लेट लगाओ ना, तो आप ऐसे ही नहीं छोड़ोगे इसको। आप इसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखोगे कि आप क्या चाहते हो, प्रॉपर टाइटल लिखोगे, सब चीज़ें। ये बाकी तो आपको मिला हुआ मिल ही जाता है लगा हुआ। ठीक है, तो कोई सवाल है? नहीं? ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करते हैं।